नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हाई क्यू एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जाना है। आज हम पूरा सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ में देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ताकि आपको ये अंदेशा हो जाए कि आगे आने वाली आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन दे चुके होंगे या फिर इस पूरे सिलेबस को, स्ट्रक्चर को समझते होंगे। पर मेरी ये कोशिश रहेगी आज की वीडियो में कि वो बच्चे जो नए हैं, जो बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, वो भी इस चीज़ को आज समझ लें, ताकि उनके दिमाग में भी कोई डाउट ना रह जाए। तो हम पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे साथ बीपीएससी के सिलेबस और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आंसर राइटिंग किस तरीके से होने चाहिए, और क्या बीपीएससी इस बार किस तरह के सरप्राइज़ एलिमेंट इस बार एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। आपने 67th का बीपीएससी में थोड़ा सा सरप्राइज़ एलिमेंट देखा होगा, जो फुल टॉस बीपीएससी ने डाले थे, है ना। वो फुल टॉस क्या था कि आपको तो उस टाइम लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में कि वाह कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब आप बाहर आए और आंसर टैली किया तो आपको पता चल गया होगा कि जो ऑप्शंस थे वो थोड़े कन्फ्यूजिंग थे। तो इस बार ही मेंस में भी आप ये उम्मीद रख के चलिए कि जो ट्रेडिशनल तरीके से जिन बुक्स और रिसोर्सेज बच्चे तैयारी करते आ रहे थे, इस बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको उसमें करना पड़ेगा। उस बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं सिलेबस को डिटेल में समझाऊं, उससे पहले मैं आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि आंसर राइटिंग जो है हमारी, वो निखर के तभी आती है जब हम खूब सारी टेस्ट सीरीज़ दे दें, हम खूब सारा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर लें। दोस्तों, ये बात तो सच है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जो चीज़ें आप जानते हैं कैसे आप लिख पा रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे है ना। जब हम आंसर शुरू करते हैं तब हम बहुत सोच समझ के लिखते हैं। एग्जामिनेशन के शुरुआती टाइम में जो 3 घंटे का मिलता है, 1 घंटे में आपने बहुत सारी चीज़ें सोची और उतने टाइम में आप देखिएगा कि आपके क्वेश्चन कम हुए, लेकिन जो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, मे बी आपकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाए। तो वो चीज़ें क्या दिखाती है, एग्जामिनर को जो चेक कर रहा होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट ख़राब है, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग करते करते चीज़ें उभर के आती है। ये तो ज़रूरी है कि हाँ, आंसर राइटिंग तो आपने करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन आप इस बात को इग्नोर मत करिए कि आंसर राइटिंग, आपकी जो राइटिंग है वो तभी निखर के आएगी जब आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो, जब आपने बुक्स पढ़ी हो, जब आपने न्यूज़पेपर्स पढ़े हो, मैगज़ीन्स पढ़े हो। तो ये एक अलग एक तरह से पर्सपेक्टिव है जो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो। खूब सारी अगर किताबें पढ़ते हैं, फ़िलॉसफी पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत नेचुरल है कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी जो राइटिंग स्किल है, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा निखर के आ जाएगी। और ये कोई 1-2 महीने में नहीं आता, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए। नोट्स वगैरह तो इसके करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही जाते हैं हर जगह पे, लेकिन जो मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स की अहमियत है वो यहीं पे आती है कि आपका जो खुद का पर्सपेक्टिव है वो क्या है, आपने अलग अलग रिसोर्सेज से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये एक आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा जो अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आंसर राइटिंग बेहतर करने के लिए जितना राइटिंग स्किल ज़रूरी है, उतना ही रीडिंग स्किल भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने बुक्स पढ़ी होंगी, अगर अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स की, ज़रूरी नहीं कि वो एकेडमिक बुक हो, अलग नॉन एकेडमिक बुक्स भी हो सकती हैं, बट वो आपको हेल्प करती हैं। तो आपको पता चल जाएगा जब आप अपने आंसर्स लिखेंगे और जो उसका इम्पैक्ट रीडर पे क्रिएट होता है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि आपके अंदर कुछ तो ख़ास बात है। और यही चीज़ें जो है आपको एक एज देगी लिखने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे पास जो जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल केबीसी नैनो की एक किताब है, मेंस की तैयारी करने वाले हर बच्चे के पास ये केबीसी नैनो की किताब है। और विजन आईएएस का जो मंथली मैगज़ीन आता है, मेंस की तैयारी करने वाले हर बच्चा इस मैगज़ीन को पढ़ता है। तो क्या सबके आंसर एक समान नहीं हो जाएंगे क्या, अगर वो सभी वहीं से कंटेंट उठा के लिखते रहे? नहीं, मैंने आपको बताया कि पढ़ने के बाद भी जो आंसर राइटिंग का जो करने के बाद जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना, वो हर बच्चा अलग अलग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद सबका समान आंसर हो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि मैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लूँ और जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पेस सेक्टर पे कुछ करना है, तो आप किसी एक मैगज़ीन को सभी फॉलो कर रहे हैं, आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ और भी करना चाहिए, तो ऐसा हुआ कि मे बी शायद टाइम कम होने की वजह से आप दोनों नाव पे पाँव रख दें और कुछ ना हासिल हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो आप स्टिक रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, कंटेंट के हिसाब से, और ये आपका जैसे आपके अंदर जो स्किल है वो आपके आंसर राइटिंग में दिख जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ के लिए आपको 4-5 जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही किताब को आप 4-5 बार पढ़िए
वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए ये मेरे आंसर राइटिंग के बारे में आपसे बात थी। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहता था कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि खूब सारे ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए या फिर टेबल बनाने चाहिए या फिर उनका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए आंसर राइटिंग में, एक फ़्लो चार्ट भी कई लोग बना देते हैं। तो दोस्तों ये आप उसी जगह ड्रॉ करिए जहाँ पे रिक्वायर्ड है। कई बार लोग एक आपने देखा होगा जो सिलोजिज्म टाइप का होता है कि है ना, एक ग्राफ बनाया जाता है, कई बार लोग उस तरह के ग्राफ भी बना के आ जाते हैं, बट ये काफ़ी बचकाने लगती है चीज़ें। आप हर चीज़ के जो है डायग्राम्स मत बनाइए। अगर आपको डेटा में देना है तो पाई चार्ट बनाइए, टेबल बनाइए। वो डेटा लगता है कि हाँ, डेटा एक्चुअली में पाई चार्ट इसी के लिए बना होता है कि आपको एक डेटा प्रेजेंट करना है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इसका डेटा आपको देना है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देना है कि पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड रहा, तो आप बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मैप लोकेशन देना है तो आप कंट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अननेसेसरी डायग्राम्स मत बनाइए, जहाँ पे रिक्वायर्ड भी नहीं है वहाँ पे मत बनाइए। और आपका आंसर जो होना चाहिए, ये तो सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना है, लास्ट में कंक्लूजन देना है, बीच का मेन बॉडी पार्ट रहता है। बट एक्चुअली उसमें लिखना क्या होता है, देखिए जब आप इंट्रोडक्शन दें तो वो ज़्यादा लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, 3 से 4 लाइन में ख़त्म करिए। और उसके बाद जो आपका मेन बॉडी पार्ट है, कोशिश करिए कि आप उसको पॉइंट्स में दें। कोई भी प्रोज और कॉन्स अगर होंगे उस क्वेश्चन के, तो आप उसको पॉइंट्स में लिखें, ना कि खूब सारे पैराग्राफ, बिकॉज वो एग्जामिनर को सुलझा देगा। उसको सिर्फ आपकी कॉपी नहीं चेक करनी है, बहुत सारे लोगों की कॉपी चेक करनी है। तो इसलिए थोड़ा स्पेशियस लिखें, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। जो पहला क्वेश्चन जैसे आपने जिस राइटिंग में अटैम्प्ट किया था, लास्ट वाला क्वेश्चन भी उसी हैंड राइटिंग में अटैम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कोई कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। और जब आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो आपको अंडरलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो खिचड़ी बना देगा। आपकी जो आंसर शीट होगी बहुत ही ख़राब दिखेगी। पॉइंट्स वाइज लिख रहे हैं, अगर एक एक लाइन का पॉइंट है तो उसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली में अंडरलाइंड चीज़ें ही आपने पॉइंट्स के रूप में प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन चीज़ करके लिखिए। और क्या करिए, स्पेशियस लिखिए। और जब आप अपना कंक्लूजन देते हैं तो वो कंक्लूजन पॉजिटिव तरीके में क्या होना चाहिए कि आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। आप देखिए, एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, यू आर अ पार्ट ऑफ यू आर अ ब्यूरोक्रेसी, नॉट अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एक्चुअली यू आर ए ब्यूरोक्रेट, जो सरकार की बनाई हुई योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको अगर किसी स्कीम के बारे में पूछा जाए तो आपने भले ही उनमें कुछ खामियां बता दी हो, लेकिन अब इसके अलावा क्या प्रोविजंस होने चाहिए, आपके दिमाग में क्या है कि क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो इसमें सुधार किए जा सके। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। दोस्तों ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक आपको एज प्रोवाइड करेगा। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, जब रीडर जब रीड करता है तो उसको इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपकी शुरुआत से लेके अंत तक, मतलब उसने जिस फ्लो में वो चीज़ पढ़ी है ना, वो बोर नहीं होना चाहिए। आपने ऐसी चीज़ों को लिखा हो, रिपीटिशन नहीं होने चाहिए चीज़ों का। डेटा वगैरह कहीं से है वो आप डाल भी सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का, लेकिन अपना जो क्रोनोलॉजी है आंसर राइटिंग का, उसको आप बेहतरीन तरीके से पेश करिए ताकि वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, बट इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहला आता है सामान्य हिंदी, जो एक क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 30 नंबर लाने होते हैं। तो इसमें जो 80 से 90% जो बीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, उनको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो आपने जो हिंदी पढ़ी होगी, आई थिंक बहुत पहले पढ़ी होगी, 10th में पढ़ी होगी, भूल भी गए होंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपकी में भी हो सकता है कि आपको अभी राइटिंग स्पीड भी इतनी अच्छी ना हो, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा हिंदी के लिए अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, उसमें आइडम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब की डेफिनेशन लिखनी होती है। अगर आप ये सब चीज़ें भूल गए हैं तो आप कोई किताब भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मुझे याद है वो एक सामान्य हिंदी का एक किताब आता है, दृष्टि IAS का आता है, जो बीपीएससी के लिए बना हुआ है। तो अमेज़ॉन पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं करिएगा अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है। ऑब्वियसली बहुत लाजमी है, बहुत सारे लोगों की अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो हिंदी भी बहुत सारे लोगों की कमज़ोर है। ठीक है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं वहाँ से और उसको देख लीजिएगा। खैर, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं था। अब बात करते हैं हम, मेन आते हैं हमारे जो दूसरे पेपर्स हैं, GS 1 और GS 2। देखिए, GS 1 में इसका जो सिलेबस है वो सेक्शन वाइज है और आपको सेक्शन वाइज ही पढ़ाई करनी है। GS 1 का जो सिलेबस है वो काफ़ी ओपन है और काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहे हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस ही उतना स्पेसिफिक है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे कि क्या GS 1 में क्या होता है कि 300 नंबर का आपका एक टेस्ट, ये एग्जामिनेशन होता है। GS 2 300 का
और ऑप्शनल भी कितना होगा 300 का। टोटल 900 मार्क्स का ये रिटर्न होगा और 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। तो ये टोटल 1020 मार्क्स में से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। ज़रा हम देखते हैं कि GS1 का आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें आधुनिक इतिहास और भारतीय जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसके बारे में पूछा जाएगा। हम सेक्शन वाइज देखते हैं पहले, ठीक है। इसको 3 सेक्शन में बांटिए। पहला तो इतिहास, दूसरा है करंट अफेयर्स और तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफ जिसको अब बोला जाता है। GS1 का पहला खंड यानी कि पहला सेक्शन, देखिए ये पूरा टोटल मार्क्स होगा 300 का। इसके 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन होगा 114 नंबर का, दूसरा सेक्शन होगा 114 का और जो तीसरा सेक्शन होगा DI का वो हो जाएगा 72 मार्क्स का, ओके। सेक्शन 1 में जो 114 नंबर का है खंड जिसको बोला जाता है, उसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको कोई 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 38 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ से 114 नंबर यहाँ बन गया। और सेक्शन जो दूसरा है वो सेम 3 क्वेश्चन, सॉरी नहीं 3 नहीं 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 करने होते हैं आपको। तो ये भी 38 मार्क्स का होता है, 114 ये हो गया। और जो सेक्शन 3 है खंड 3 डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको कोई 2 करने होते हैं, ओके। ये 72 मार्क्स का होता है। GS1 का सिलेबस देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर में इसमें आपको क्या पढ़ना है। इन्होंने सिलेबस को भी थोड़ा जो है वो मैंने लिख लिया है, इनका जो ऑफिशियल सिलेबस था वो भी लिखा है। और पिछले कुछ एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका नेचर भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि क्या अब आगे आपको करना चाहिए। देखिए उसमें जो मिडल ऑफ 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के मध्य से यानी कि 1850s के आसपास से जो इवेंट्स हुए हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। स्पेशली गांधी, नेहरू, टैगोर के ऊपर भी आप एक किताब आती है KBC नैनो की, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो इनके एक्चुअली में क्या होता है कि गांधी जी के क्या विचार थे, नेहरू जी के क्या विचार थे सोशलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, टैगोर क्या सोचते थे साहित्य के बारे में। तो ये सब चीज़ें, नेशनल मूवमेंट, स्वदेशी, इनके रिलेटेड आसपास की जो चीज़ें हैं वो पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। तो इसके लिए जो मैं बुक बोलूँगा वो फ़िलहाल वही जो KBC नैनो की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। वो वहाँ पे पहले इसी तरह के सेम क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन आता है कि जो पाश्चात्य जो शिक्षा है बिहार में, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, खासकर टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है और आता भी रहता है हमेशा। नेक्स्ट आप देखेंगे जो नेशनल मूवमेंट है उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या था। उसमें क्वेश्चंस कैसे निकल के आते हैं। किसान मूवमेंट, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके क्या विचार हैं, ये सोशलिज्म के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में, या फिर नेशनल मूवमेंट में इनका क्या योगदान रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ाद दस्ता का फॉर्मेशन हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ये आपको कोई भी आप बिहार समग्र की किताब ले लीजिए, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद रिवोल्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे संथल रिवोल्ट हो गया, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह। और कुंवर सिंह जो आप देखें उनका रोल क्या है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में भी जो पहले पूछे गए थे वो आपको मिल जाएगा KBC नैनो की किताब में। अगर आपके पास कोई बिहार स्पेशल किताब पढ़ी ही होगी तो आप उसमें से भी देख लीजिए, ठीक है। ये था हमारे पास हिस्ट्री वाला पोर्शन। कल्चर वाला पोर्शन हम देखते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें इंडियन कल्चर लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन जो एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री है वही बिहार का हिस्ट्री है, ठीक है। तो उसमें जो कल्चरल पीरियड में जो कला और वास्तुकला के बारे में पूछा जाता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन काल का, पाल काल का, या फिर पटना कलाम पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये सारी चीज़ें पहले पूछी गई हैं और रेपिटेटिव चीज़ें तरीक़ों से ये आते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई किताब में भी मिल जाएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में ही जो KBC नैनो की किताब है वहीं से आपको मिल जाएंगी, ओके। ये हमारे पास जो GS1 था उसका सेक्शन 1 था, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर देखा, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ओके। दूसरा इसमें पार्ट आ जाता है जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो समिट्स हुए हैं हाल फिलहाल में, जैसे बायलैटरल समिट इंडिया और USA के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, या फिर क्वाड के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें, या WHO की कोई मीटिंग हुई कोई बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशन की कोई मीटिंग होती है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। जैसे एनवायरनमेंट के रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब कुछ है। योजना अगर सरकार कोई लॉन्च कर रही है, जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना, आयुष्मान भारत जो पैन इंडिया योजना है, ये सब चीज़ें
जो आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में पढ़नी होंगी। उसके बाद आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए कोई स्पेसिफिकली आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। एक तो प्रतिशत निकालना आपको आना चाहिए, परसेंटेज, लाभ और हानि आपको आना चाहिए, और उसके साथ साथ रेशियो और प्रपोर्शन, ये जो हिंदी में कहते हैं उसको अनुपात और समानुपात, ठीक है। ये चैप्टर कर लीजिए, इससे आपका हो जाएगा। और जब आप ये चैप्टर, आपको ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी, एसएससी लेवल तक का मत पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत बेसिक की प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं, लाभ हानि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो ये आई होप ये तो ज़्यादातर लोगों को आता है। अगर इनकेस अगर नहीं भी आता होगा तो थोड़ा ये देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, ओके। अगर इनकेस अगर आपको तभी भी डाउट लगता है कि कोई चीज़ समझना है, अगर आपको वो पाई डायग्राम वगैरह कुछ समझ में नहीं आता, अगर आप चाहते हैं कि वैसे क्वेश्चंस कराए जाएँ तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपको करा दूँगा। नेक्स्ट हम GS2 का देखते हैं। इसके 3 सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं और आपको कोई 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है। तो इसमें 3 सेक्शंस कैसे हैं? पहला वाला जो सेक्शन है वो पॉलिटी का सेक्शन है, दूसरा वाला इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन है, और तीसरा वाला साइंस एंड टेक का सेक्शन है। इसमें देखिए, ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक सिर्फ इंडिया के लेवल, इंडिया रिलेटेड नहीं है, ये आपको बिहार स्पेसिफिक भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। मतलब पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे गवर्नर का रोल है ना, तो आपको इकोनॉमी में भी ये सारे सवाल निकल के आते हैं, उसमें भी आपको बिहार स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी। अब इसकी तैयारी करनी कैसे है? पहले मैं पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ। इसके लिए जो बुक प्रेस्क्राइब की जाती है वो लक्ष्मीकांत है, क्योंकि जो कुछ चैप्टर्स हैं वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके बाद पार्लियामेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन है, और इस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तो खैर बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता ही है। एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। पार्लियामेंट है ना, तो ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। और ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हाल फिलहाल में हुआ है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप सोचिए कि अभी इस बार आने के चांसेस हो सकते हैं। उनका चुनाव कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्मीकांत से आपका काम नहीं चलेगा, आपको करंट अफेयर की जो मैगज़ीन आती है उसमें जो हाल फिलहाल में क्या क्या घटनाएँ घट रही हैं, आपको वो सब चीज़ें भी तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे कि एक ई गवर्नेंस के बारे में आया था, ओके। तो ये सब चीज़ें, ई गवर्नेंस, जुडिशरी, वुमेन का रोल क्या है जुडिशरी में, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से पढ़ेंगे? ये आपको लक्ष्मीकांत की किताबों में नहीं मिलेगा। आपको कहाँ से मिलेगा? ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर की किताब, मैगज़ीन जो आती है मंथली, या फिर जो वो कंपाइलेशन निकालते हैं मेंस एग्जामिनेशन के पहले, वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिए। तो ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। अगले देखते हैं हम इंडियन इकोनॉमी, जो सेक्शंस 2 है GS2 का। इसमें इंडियन इकोनॉमी में आपने क्या पढ़ना है? देखिए, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई रिपोर्ट है, जैसे यूनाइटेड नेशन की कोई रिपोर्ट है, कोई इंडाइसेस है नीति आयोग की, ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है। स्पेसिफिकली अगर बिहार रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का, जिसमें ये बताया गया कि बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का, बिहार में स्वास्थ्य सेवा सबसे ख़राब है ना। तो ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती है मेजर एजेंसीज़ की, आपने वो सब तैयार करना है। यूनाइटेड नेशन की और नीति आयोग की जो इंडाइसेस हाल फिलहाल में 1-1.5 साल में जितनी आई, वो आपको मिल जाएगा कंपाइलेशन में, आप वो देख लीजिएगा। और उसके बाद MSME का ग्रोथ, इवन प्लानिंग कमीशन के बारे में भी पूछा जाता है कि प्लानिंग किस तरीके से हमारे देश में हेल्पफुल रही। आप ये मत सोचिएगा कि नीति आयोग आ गया तो प्लानिंग अब गया। तो ये सब चीज़ें आपको रमेश सिंह की किताब में मिलेंगी, तो वहाँ से कुछ चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपको पढ़ना है बिहार का। ये तो इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलेगा। इकोनॉमिक सर्वे में देखिए, इसको 2 तरीके से डिवाइड करिए जब आप नोट्स बनाएंगे। तो एक तो मैक्रो लेवल पे देखिए चीज़ों को, और एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे क्या है कि जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में क्या रहा है पिछले कुछ सालों में, और क्या प्रॉस्पेक्ट है आगे आने वाले सालों में, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगी, देख लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइक्रो लेवल पे, जैसे एक माइक्रो लेवल पे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जाता है, दलितों के लिए क्या किया जा रहा है, जो पिछड़े वर्ग हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, है ना। जो नीतीश कुमार जी का वो 7 निश्चय पार्ट 2 जो है, उसके बारे में ये सब चीज़ें डायरेक्टली क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो ये भी आपको तैयार करके जाना है, ओके। तो ये अपना इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन था, जिसमें आप बिहार स्पेसिफिक चीज़ें, इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें है ना, इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो सिमिलरली इंडिया और बिहार स्पेसिफिक चीज़ें इसमें भी है। ज्योग्राफी का सिलेबस देखिए, फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी इन्होंने दिया है, लेकिन फिजिकल आता नहीं है। पिछले कुछ सालों में मैंने तो नहीं देखा फिजिकल आते हुए।
उस इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे माइग्रेशन है, बिहार की समस्या क्या है सबसे बड़ी, कि ये लोग माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को आपने तैयार करके जाना है। ये तो बहुत ऑब्वियस है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप कोई भी इंटरव्यू में बैठे, इवन प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में भी बैठेंगे तो आपसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, बताओ भाई बिहार इतना गरीब क्यों है, इतना माइग्रेशन क्यों होता है, बिहार के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं तो बिहार का विकास कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें, इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ये इंटरव्यू तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ओके, तो इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी आपने इसके ऊपर कमांड रखनी है। उसके बाद ये आपको फिर सिमिलरली जो करंट अफेयर की मैगजीन्स आती हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, और इकोनॉमिक सर्वे में भी चीज़ें दी गई होती है, वहाँ से भी आप डेटा को कलेक्ट करिए। उसके बाद साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक का ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में स्पेस सेक्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसरो ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे, तो ये सब चीज़ें जो है पूछी गई थी ओके करंट अफेयर्स में। तो स्पेस सेक्टर के बारे में, इसका ग्रोथ आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स है, आप क्या देखते हैं, तो इसके लिए लोगों ने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए थे, बहुत ही प्रेडिक्टेबल था, आया भी। इस बार सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल क्या था, वैक्सीन्स, कोविड-19, साइंस एंड टेक का क्या रोल है आज की सोसाइटी में, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए थे 66 और 65 में। तो ये सब वहाँ पे आप देख लेंगे। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये इस बार ही साइंस एंड टेक का सबसे हॉट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है डिफेंस सेक्टर से आ रहा है। कि हमने जो क्या किया ना कि इस बारी हमने जो एक्सपोर्ट्स करते थे डिफेंस के इक्विपमेंट्स, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इंपोर्ट कम करने की कोशिश कर रही है। आपको पता ही होगा, ठीक है, जब भी हम कुछ यहाँ पे चीज़ें को इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, तो एक प्रोविज़न हमने वहाँ पे रखा है कि हम उसका कुछ पार्ट इंडिया में बनाएंगे, है ना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की हम बातें करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको इग्नोर नहीं करेगा, इसके अलग से आप नोट्स बनाइए। फ्लड एंड ड्रॉट्स, इसकी समस्या, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बिहार की सबसे बड़ी समस्या तो बाढ़ है, तो इसके लिए आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी। ये हर बारी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मिल ही जाएगा। ओके, तो ये आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन था, ये था GS1 और GS2 के लिए। ऑप्शनल के लिए मैं ये बोलूँगा दोस्तों, जो UPSC का सिलेबस है और बिहार BPSC का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है ऑप्शनल के लिए। ओके, तो आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स कोचिंग के अवेलेबल मिल जाते हैं, फेमस किन्हीं टीचर के भी, तो आप वो ले लेंगे। जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मणिकांत सर हैं और बलियान सर हैं, इनके नोट्स बहुत फेमस हैं। हैंड रिटन नोट्स जो कोचिंग के नोट्स हैं, आप वो वाले ले लीजिए, वो दिल्ली में मिलते हैं, या फिर मुझे नहीं पता पटना में अगर मिलते हैं कि नहीं, लेकिन दिल्ली में आपको कोई भी फ़ोटोकॉपी की दुकान से मिल जाएगा। पंकज कॉपियर्स हैं करके एक ऐप आता है, आप वो डाउनलोड करके वहाँ से भी मंगा सकते हैं। आप हैंड रिटन नोट्स ज़रूर मंगाइए। अगर आप बुक्स पढ़ने बैठेंगे इस टाइम तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो वो नोट्स से आपका काफ़ी काम बन जाएगा। और दूसरी चीज़ है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस BPSC के तो रखने हैं, साथ में UPSC वाले भी रखिए आप, ताकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, लगभग वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस लेवल का तो नहीं होता, इससे उससे इजी आता है UPSC से, लेकिन वो क्वेश्चंस आपकी बहुत मदद करेंगे। दो चीज़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हैंड रिटन नोट्स, ये आपने हैंडी रखने हैं अपने ऑप्शनल के लिए। ओके, बुक्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, आपने अपने नोट्स बनाए हैं, वो सब आपका अलग अलग रहेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ही कॉमन रहना चाहिए आपके पास। ओके, तो इन दो चीज़ों को हैंडे रखिए। दोस्तों, ये हमारा आज की सेशन में जो मेंस के लिए डिस्कशन था, GS1, GS2 और ऑप्शनल के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और इन केस कोई डाउट भी रहता है आपको तो वो ज़रूर पूछिए, ठीक है। मैं आगे और भी वीडियोस लेके आते रहूँगा, आपके डाउट्स को क्लियर करते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।